अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो भी हमने तरतीब दिया है मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। आज हम बात करेंगे, थोड़ी देर पहले DGISPR ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। अब तक फ़ौज ने अपने अंदरूनी सिस्टम के मुताबिक क्या कार्रवाई की और अब आगे आने वाले दिनों में जो है वो किस अज़्म का इज़हार किया और क्या तवक्कुआत हैं इस वाक़े के हवाले से, इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा जैसे ही कौमी मिज़ानिया जो है वो पास हुआ है, उसके बाद सूरत-ए-हाल सियासी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ती नज़र आती है। अब ज़ाहिर है जून का महीना है और अगले 1.5-2 माह के अंदर जो है मौजूदा असम्बली हुकूमत का जो आइनी मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जैसे ये काउंटडाउन शुरू हुआ है तो सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें, उनके जो उनकी राब्ते वो सब शुरू हो गए हैं और लगता यूँ है कि अब इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। इलेक्शन की तैयारी के लिए ज़ाहिर है 2-3 बड़े अहम मराहल होंगे। केयर टेकर हुकूमत का क़याम होगा, इंतखाबात की तारीख होगी और इससे पहले ये तय होगा कि मौजूदा जो असम्बली है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, पूरे वक्त पे तहलील होंगी या कुछ पहले तहलील होंगी और उसके नतीजे में क्या मंजरनामा तरतीब पाएगा। ये है हमारे आज के मौज़ूआत पर जिन पर हम बात कर रही हैं। अपने मेहमान के साथ और बातचीत के लिए मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन जनाब वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान और साबिक़ गवर्नर है गिलगित बल्तिस्तान के और वफाकी वज़ीर के ओहदों पर फायज रह चुके हैं जनाब कमर जमान कायरा साहब। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। कमर साहब, पहले मैं बात कर लूँ ज़रा, ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने ब्रिगेडियर से लेकर और लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल तक 15 जो अहम तरीन अहदेदार थे, ऑफिशल्स थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। उसके बाद लगता यूँ है कि जो उनका लबो लहजा था, वो कह रहे थे कि 9 मई का वाक़या जो है वो इंसाफ का मुंसिर है। क्या आप समझते हैं कि फ़ौज ने जो कार्रवाई करनी वो तो कर दी और अब जो आपकी हुकूमत ने, सिविल अदारों ने हुकूमत करनी, जो कार्रवाई करनी है उसकी रफ्तार जो है, उसका लेवल जो है उससे आप मुतमईन हैं इस रफ्तार से अगर आगे बढ़ते रहे तो वो जो 9 मई का वाक़या है उसको इंसाफ मिल जाएगा या भी मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? शुक्रिया तारिक साहब। जहाँ तक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यकीन उसमें इदारे ने अपने अज़म का इजहार किया है और उन्होंने अपनी सूरत हाल जो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह वो कभी वाज़े नहीं करते, तादीबी कार्रवाइयाँ जो भी की गई हैं माजी में। इस दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक बड़ी बहस थी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, गपशप में और अदालत के अंदर भी, बाकी अखबारात के अंदर भी। तो यकीनन उनको एक ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बताएं कि ये हम सिर्फ किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हमने पहले अपने इदारे के अंदर सारी सूरत हाल को ठीक किया है और 15 अगर सीनियर अफसर ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर उनको हदफ बनाया गया है या उनको सजावार ठहराया गया है, तो नीचे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी वजाहत नहीं की गई। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमने किसी के रिश्ते को, किसी औरत या मर्द या लड़की या लड़के को इस बुनियाद पे कि उसकी सन्फ क्या है, उसका रिश्ता क्या है, उसका ताल्लुक किस बंदे से है, किसका कोई एहतराम नहीं किया, इसका कोई लिहाज नहीं किया। एहतराम तो खैर क्या होना है, लिहाज नहीं किया। लिहाजा अब आज़म तो बड़ा वाज़े है। यकीनन सियासी हुकूमत के लिए भी एक इशू है। फौज के अंदर ज़रा जो इदारे का फैसला होता है वो क्विक होता है। हमारे यहाँ यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन का अमल था वो काफ़ी हद तक पहुँच गया होगा नज़दीक, और अब अदालतों के अंदर केसेस जो हैं वो शुरू हो गए। अदालत का प्रोसेस ज़रा स्लो होता है, सिविलियन जो प्रोसेस है, लेकिन उसको एक्सपेडाइट करने के लिए कवानीन मौजूद है। ATA का कानून है। इन कवानीन के अंदर भी जो भले सिंपल लॉ के तहत भी हों तो वो भी एक्सपीडिशियसली हो जाने चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको माफ़ी मिलनी चाहिए, गुनाहगार है तो वो सजावार ठहरना चाहिए, ताकि ये लिंगर ऑन ना हो। ये बात दुरुस्त है। अच्छा सर, कुछ वाक़यात, कुछ जराइम तो ऐसे हैं जिनका अदालतों में फ़ैसला होना है। अदालत तो एक प्रोसेस है, लंबा होता है, ज़मानतें हैं, प्रोसिक्यूशन है, लोगों का हक़ भी है कि वो अपीलें करें, लोग अपीलें भी करते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो आप फॉलो कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कवानीन की ज़रूरत थी। मसलन वो हर रोज़ जो चेयरमैन PTI हैं वो आते हैं और आके इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी पार्टी के लोग कि फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था जी, आज इसका जिक्र भी हुआ। कभी फ़ेक न्यूज़ आ जाती है, कभी फ़ेक वीडियो आती है। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ लोग
लोग पाकिस्तान के बाहर हैं, यानी लगता यूँ है कि वो जो सोशल मीडिया जिस पे प्रोपेगेंडा होता है वो काबू में नहीं है, तो वहाँ पर जो लेजिस्लेशन करनी थी वो तो आप लोगों ने करनी थी। तो आप समझते हैं कि वो हो गई पूरी तरह, या कुछ मज़ीद ज़रूरत थी और वो अभी नहीं हो पाई, हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? तारिक साहब, काफ़ी हद तक लेजिस्लेशन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है और उसके लिए कानून मौजूद है। और अगर कोई मज़ीद कानून चाहिए हो तो कानून साजी में कोई लंबा अरसा नहीं लगता, उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, उसके लिए ऐवानों के अजलास जल्दी हो सकते हैं, वो तो पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मुल्क से बाहर प्रोपेगेंडा होता है उसके लिए बहरहाल एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि आलमी कवानीन, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुक, उनको इंटरेक्ट करना, उनको मोबिलाइज करना, ये ज़रा लंबा काम होता है। लेकिन आजकल टूल बहरहाल बड़े ख़तरनाक और खौफनाक है। असल मसला ये है कि इनका जब जब इस्तेमाल होगा, सोशल मीडिया कवानीन का जब जब इस्तेमाल होगा, उसकी कदगन किसी हद तक आप यानी मीडिया पे भी लग जाएगी, कुछ हम पे भी लग जाएगी, उस पे भी हम इतराज करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि सिर्फ ये लोग उसमें काबू आए और ये ना आए। तो बाज़ औक़ात ये लाइन जो होती है ना इन दोनों में, अच्छे और बुरे में, ये बड़ी थिन रह जाती है और इसको डिफाइन करना, फाइन लाइन निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, इसका एक पहलू जिसका तस्करा आपने किया वो है जी बैरून मुल्कों में लोग बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं और वो लोग भी हो सकते हैं जिनके चेहरे मंजर-ए-आम पर नहीं आए, वो बैरून मुल्कों में रहने वाले गैर मुल्की भी कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं। वो हायर की हुई कंपनियां हैं दुनिया में इस वक्त, जो IT की कंपनियां हैं, जिनका काम ही ये है, वो दुनिया में पब्लिक ओपिनियन बनाती और बिगाड़ती हैं। और इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके जरिए तो दुनिया में एक तबाही फैली हुई है और आने वाले दिनों में ये और बड़ी तबाही फैलाने वाले हैं। लिहाजा इस पे कानून साजी भी होनी चाहिए ताकि आज़ादियां भी सलब ना हो, लेकिन इसका मिसयूज भी ना हो सके। ये बड़ी बड़ी ज़रूरी अमल। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हुकूमतें हैं, जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, आपके सफारत खाने हैं, दफ्तर ख़ारजा है, क्या कोई डोजियर सबूत, जो एविडेंस चाहिए थी कि जो प्रोपेगेंडा बाहर से हो रहा है उसके हवाले से आपकी हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने किया है, राब्ते किए हैं, बाहर खतूत लिखे हैं, डोजियर भेजे हैं, ताकि उसका कोई प्रॉपर जो है उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सके, जो कानून उनके उन मुल्कों का इजाज़त देता हो? तारिक साहब, सच्ची बात है कि मेरे पास अभी इसके बारे में कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है कि किस किस मुल्क से आपके साथ किस लेवल पे राब्ते किए गए हैं, कोई डोजियर दिए हैं या कोई। लेकिन इतना मेरे थोड़ा सा इल्म है कि हाँ, कुछ ममालिक के अंदर ये राब्ते हमारी एजेंसीज ने या इदारों ने किए। अच्छा सर, इस पे एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सियासी मामला की तरफ जाएंगे। वो जमात जिसके बारे में जिक्र हुआ कि उसके लोग मुलव्वस हैं, उसके सरगना की बात हुई, मास्टरमाइंड की बात हुई, एक तो ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत आज तक, जब तक ये मौजूद है, मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी? और दूसरा, उस मास्टरमाइंड का, उस सोच का और उस जमात का जिसके लोग मुलव्वस हैं, उसका सियासी मैदान में मुकाबला करने के लिए आप लोगों के पास क्या तैमली है? क्योंकि दावा उनका ये है कि हम बहुत पॉपुलर हैं। चूँकि हम पॉपुलर हैं तो लिहाजा हमारे बहुत से काम, हमारे बहुत सी चीज़ों से चश्मपोशी कर ली जाइए, क्योंकि पॉपुलरिटी मेरे पास मौजूद है। वो बहुत पॉपुलर थे जी, और कराची में इलेक्शन हुए तो आपने देख लिया, वो बहुत पॉपुलर हुए थे, और कश्मीर का इलेक्शन हुआ आपने देख लिया। उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बहुत सारे बाय इलेक्शंस में भी सामने आई। लेकिन सवाल ये है कि उनको किसी ने तो नहीं छेड़ा, उन्होंने तो खुद पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपने आप को अपनी बर्बादी की और मुल्क के अंदर सियासी बर्बादी की दास्तान लिखी है। ये कोई किसी की अच्छी ख्वाहिश तो नहीं है। मतलब मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे कभी नहीं चाहूँगा खुदकुशी करे या खुद जानबूझ के एक ऐसे अमल करे जिससे मुल्क का भी नुकसान हो, उसका भी नुकसान हो, सियासी अमल का भी नुकसान हो। तो ये टोटलिटी में पूरे पाकिस्तान का नुकसान है ना। सो किसी एक फर्द का तो नहीं है, किसी एक जमात का तो नहीं है। आपने सारे इदारों के ऊपर हरफ ले आए, आप जमातों के ऊपर हरफ ले आए, अपने हुकूमत के लिए मसाइल बना दिए, अपने इकोनॉमी के लिए मसाइल बना दिए, ग्रोइंग सोसाइटी के लिए और बड़े मसाइल थे। लेकिन जो किसी को पकड़ना है ना जी, उसके लिए एक तरीका वो था कि पहले पकड़ लो, जेल में डाल दो, उसके बाद उसके खिलाफ FIR दो, उसके बाद देखेंगे, उस बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर 6 महीने बाद देखेंगे कि ये बंदा हमने जेल में डाला था, इसका क्या करना है। लेकिन हमने ये तरीका न कभी, हमने स्टार्ट से ही इसको खत्म किया और कहा कि जिसके खिलाफ कोई बात होती है पहले इन्वेस्टिगेट करो, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उसको क्रेडिबल एविडेंस बनाओ, अगर है तो उसको पकड़ो, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करो,
इसीलिए कुछ अफराद को अहबाब को नोटिस दिए गए हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनसे इंक्वायरीज हो रही हैं। यकीनन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन कानून का मंशा यही है, इसी के तहत चलना चाहिए। इसको मुमकिना हद तक एक्सपीडिशियस होना चाहिए, लेकिन इनडिसेंट हेस्ट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी कार्रवाई होगी वो पक्के हाथों में होगी, सबूत के साथ होगी, ताकि किसी को कल को इतराज़ का मौका न मिले। यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे जो अगले सेगमेंट्स होंगे उनमें सियासी सूरत क्या बन रही है, इलेक्शन और उसकी तारीखें क्या होंगी, कब तक इसका फैसला हो जाएगा, केयर टेकर हुकूमत जो है वो किस तरह की बनेगी, इन पर बात करेंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब से। वेलकम बैक कमर जमान कायरा साहब। सारी लीडरशिप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, आप तो उसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन उसके साथ में तो मौजूद हैं। दोनों बड़ी जमातों की जो टॉप लीडरशिप है दुबई में मौजूद है। ईद के दिन है, इन दिनों में ऐसी क्या अचानक सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या खिचड़ी पकड़ी है दुबई में कि सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों के दावे भी किए जा रहे हैं, मज़ीद मुलाकातों का भी इम्कान है, क्या वहाँ फैसले हो रहे हैं, ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में बैठ के नहीं हो सकती थी? तारिक साहब, हमारा तो प्रॉब्लम ये बना कि बीबी शहीद की जिंदगी में दुबई में उनको क़याम करना पड़ा तवील अरसे के लिए, तो वहाँ फैमिली भी सेटल हो गई, घर भी बन गए, वो भी एक तरह की एक मुतबादल रिहायशी बन गई उनकी, वरना ये चाइस तो नहीं थी, ये तो मजबूरी का आलम में था। और अब आस्ता आस्ता ये हुआ, जरदारी साहब, अब उनकी बेटी भी वहाँ होती है, तो वो अक्सर वहाँ जाते हैं बेटी अपने नवासों से मिलने भी, और फिर वहाँ भी दोस्तों से भी मिलते हैं। बिलावल साहब भी जाते रहते हैं, अक्सर ईद वो वहाँ भी कर लेते हैं, तो ये भी एक वजह है। और आपने दुरुस्त कहा कि दोनों जमातों की क़यादत वहाँ इस वक्त मौजूद है। मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी कोई मीटिंग होनी है या नहीं, ये कोई तयशुदा है। एक खबर थी कि बिलावल साहब मियां नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, वो काफी अरसे के बाद गए, लिहाजा मियां साहब को वैसे भी मिलने सलाम करने गए हों, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए हों, ये एक आदाब का तकाजा भी है। लेकिन सियासी लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी मीटिंगें होती है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मियां साहब क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, तो वो बाहर है, लिहाजा वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी गई होगी कि वहां अगर मिलना हो। और मुलाकात के अंदर क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता। अच्छा सर, ये भी बात है, एक बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सियासी लोग इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान के करंट माली, सियासी और आईनी मसाइल डिस्कस होंगे, और इलेक्शन डिस्कस होगा, आइंदा कैसे आगे बढ़ना है इसका तरीकाकार डिस्कस होगा, और क्या डिस्कशन हो रही है। अच्छा खैर साहब, चूँकि अब निगरान हुकूमत के क़याम की बातें शुरू हो गई हैं, आपने तजर्बात देखे हैं 2008 में, 2013 में, 2018 में, केयर टेकर कौन लोग बने, कैसे लोग बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब ये गुफ्तगू होगी, और डेफिनेटली शुरू हो चुकी होगी, शुरू हो जाएगी, क्या प्रायोरिटी होगी? कोई फॉर्मर जज आपकी प्रायोरिटी होगी, कोई फॉर्मर पॉलिटिशियन जो है वो आइंदा हिस्सा ना ले, उसकी प्रायोरिटी होगी? सनतकारों की बातें हो रही हैं कि वो आ सकते हैं, कौन किस तरह की शख्सियत होगी जो कि केयर टेकर निज़ाम को चलाएगी, इलेक्शन के इनेकाद यकीनी बनाएगी? तारिक साहब, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये तो हमारी क़यादतें फैसला करेंगी, बैठ के जब मशवरा होगा वहाँ बात करेंगे। मेरी ज़ाती दानिश में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जज साहबान अच्छे जज हो सकते हैं, अच्छे फैसले दे सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली इलेक्शन कराना जजेस ने जब भी परफॉर्म किया बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव के, तो वो कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। मेरी दानिश में वो नाकामी है। और ब्यूरोक्रेट जो हैं ये भी कोई कामयाब तजर्बा नहीं रहे जितने भी आज तक हुए हैं। मेरा ख्याल है कि सियासतदान एक मामलात को बेहतर मामला फहमी करता है। मीडिया के लोगों को भी आजमाया गया, वो भी आप बेहतर जानते हैं, लेकिन सियासतदान बेहतर करते हैं। अगर कोई सियासतदान रिटायर हो चुका है, सियासत ना करने का आयद कर लिया है, और उसकी फैमिली या उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके ऊपर, और ऐसी एक शख्सियत जिसके ऊपर सारी जमातें मुत्तफिक हो सके, तो सियासतदान ज्यादा बेहतर सियासी फैसले कर सकता है। इसका ताल्लुक क्योंकि सियासत से है, लिहाजा इसी मैदान का ट्रेंड कोई बंदा जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। अच्छा, क्या इस बात पे आप नैरो डाउन कर चुके हैं, गौर फिक्र कर चुके हैं कि असम्बलियाँ जो हैं वो ड्यू डेट पे टूटनी है, या उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले? क्योंकि बातचीत हो रही है कि अगर पहले टूट जाए तो उससे इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ दिन ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इस पे एक कंसंट्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यही तजवीज़ लेके जाएंगे आप अपने एलाइज के पास? इस पे अभी तक तो जमात के अंदर भी बात नहीं हुई, लेकिन हमारी जमात का जनरल मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शन असेंबली अपनी मुद्दत पे खत्म होनी चाहिए और इलेक्शन ड्यू डेट में होनी चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है कि 1-2 दिन पहले इलेक्शन
असेंबलियां तोड़ के, तो आप 90 डेज में इलेक्शन ले जा सकते हैं। ये आईनी तरीका है, इसमें कोई मजायका नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर ऐसा हुआ, अगर तजवीज़ आई किसी इत्तेहादी की जानिब से, तो फिर ये मुमकिन है कि इस पर सोच लिया जाए। मतलब ये आईनी तरीका है ना, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। और 1 महीने का, और वो भी केयरटेकर गवर्नमेंट होनी है, कौन सी हमारी गवर्नमेंट बैठी होगी। सही सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकातें हैं, बड़ी हेक्टिक मुलाकातें हैं जो होनी हैं, जिनके बारे में कुछ का कहा गया हो गई हैं, कुछ हो रही हैं, आपने कहा मेरे इल्म में नहीं है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई नया पॉलिटिकल मिसाक जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इस इलेक्शन के तनाज़र में कुछ ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है कि कोई वे आउट निकाला जाए इलेक्शन के लिए? तारिक साहब, मैंने अर्ज किया, जब आप कहेंगे हर बात पे कहते हो मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और जो हम कहते हैं कि मिसाके मईशत होना चाहिए और मिसाके जमहूरियत की दूसरी किस्त होनी चाहिए, वो अगर खान साहब ने नहीं माना, तो भी हमें बाकी जमातों को आज भी बैठ के उसके लिए अहदाफ मुकर्रर करने चाहिए। ये एक अच्छा अमल है, हमें सारी जमातों को उस पर ऑन बोर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस वक्त फिलहाल नहीं भी है, तो मेजॉरिटी जमातें तो बैठ के अपना उस पर एक मिसाल करें, ये तो अच्छी बात है। आपकी पार्टी में एक तजवीज़ सामने आई थी हमारे दोस्तों की तरफ से, चंद साहब की जानिब से भी, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल हो, उससे भी बात कर ली जाए। मैं इलेक्टोरल अलायंस की बात कर रहा हूँ, इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप इसे मुतफिक करते हैं और पीपल्स पार्टी इस पर गौर व फिक्र करती है, कर रही है, या आने वाले दिनों में इस पर इम्कान है गौर व फिक्र? नहीं, मेरा ख्याल है चंद साहब की, वो बड़े समझदार आदमी हैं, ये चंद साहब की जाती राय है। अभी तक इसके ऊपर जमात के अंदर ना तो ये डिस्कशन में गई है, ना इसके ऊपर कोई राय नहीं गई। अच्छा सर, अगर पीपल्स पार्टी की बातचीत हो जाती है मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबात के लिए, और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है मैदान जंग जो है, बैटल ग्राउंड तो पंजाब बनता है, इतलात हैं, कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसी बात होगी, आप डिमांड करेंगे मुस्लिम लीग नून से कि वो जो पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, 5-7 हैं, उनके मुकाबले में अपने बंदे ना खड़ा करे और एक जेस्चर का मुजाहरा करे, खुले दिल का मुजाहरा करे, ताकि ये इंतखाबी था जो मुमकिन तौर पर हो सकता है वो आगे भी बढ़े? फिर नहीं, मुझे तारिक इसका बिल्कुल पता नहीं है। मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब भी नहीं है। अगर कोई इत्तेहाद होता है, अगर होता है, तो उसके खद्दो-खाल किसी और तरह होंगे, और वो किसी प्रिंसिपल पे होंगे, चंद अफराद के ऊपर नहीं होंगे, मेरा ख्याल है। नहीं, एडजस्टमेंट की बात नहीं हो सकती, इसका मतलब आप कह रहे हैं इलेक्शन में? मुझे पता नहीं है, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, ये बात क़यादत का फैसला है, उनका हक है, लेकिन मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। तो आपकी ज़ाती राय में इस तरह का फैसला जो है, इस तरह का मुतालबा मुनासिब नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो इत्तेहाद की, अगर आप इत्तेहाद का कर रहे हैं, अगर इत्तेहाद होता है तो वो इस तरह नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी जमातें जिस तरह अभी नई जमातें बन रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि जो जमात भी किसी गमले में बनाई गई है, किसी नर्सरी में बनाई गई है, वो डिलीवर नहीं कर पाती, बल्कि उल्टा सियासी अमल को नुकसान पहुंचाती हैं। पंजाब में नई जमातें बनी हैं, एक इस्तेकाम पार्टी बनी है। आप समझते हैं कि ये जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, उनके वोट बैंक को ख़राब करेगी, ख़राब करती रही हैं माजी में, माजी के तजर्बात की रोशनी में आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल है ये किसी और के वोट को ख़राब करेंगे, लेकिन ये नोटेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, अपने अपने जगहों पे, अपने अपने हलकों में काफ़ी लोगों के वोट्स मौजूद हैं। ये बात हमारी अपनी जगह मौजूद है तारिक साहब, कि गमलों में लगाए जाने वाले पौधे फलावर और बारावर नहीं हुआ करते। बहरहाल ज़मीन के अंदर से, नेचुरल सोर्स से उगने वाले पौधे ही तनावर दरख्त बनते हैं, वही घनी छाँव देते हैं, वही पेड़ जो है ना अच्छे फल देते हैं। अच्छा, आज चूँकि बहस भी हुई है बहुत ज़्यादा और एक केस भी चल रहा है, फिर आप कहेंगे जी वो तो चूँकि अदालती मामला है, लेकिन ज़ाहिर है जब होता है तो तबसरा हो जाया करता है। फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो केस चल रहा है, उसके मेन मुहर्रक जो हैं 2 हैं, एतजाज़ साहब और लतीफ़ खोसा साहब। इत्तफाक से दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से इतना तवील ताल्लुक है कि आप उनको निकाल भी दें तो ये ताल्लुक ख़त्म नहीं होगा। लोग शुरू ये समझते थे कि शायद ये दोनों हज़रात जो हैं पीपल्स पार्टी के इशारे पर या पीपल्स पार्टी कहने पर या खामोश चश्मपोशी की वजह से ये आगे बढ़े हुए हैं और ये इस हद तक गए हैं। इन अदालतों को आप कैसे लेते हैं, और ये जो इन दोनों हज़रात की मोटिवेशन थी या एक तहरीक थी, उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे आप? देखिए जी, दोनों सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथी थे और उनको चाहिए था कि उनके पास सारे फोरम्स अवेलेबल थे। वो पार्टी में थे तो उनको पार्टी के फोरम्स पे बात करनी चाहिए। पार्टी एक हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत ने एक फैसला किया हुआ है, इस पार्लिमान ने एक मुत्तफिका फैसला किया हुआ है, आपकी जमात उस फैसले का हिस्सा है।
आप अपनी जमात के फैसले से इख्तलाफ करते हो तो जमात के अंदर कीजिए। आप अगर उसके खिलाफ अदालत में जाते हैं तो फिर आपको अपनी हैसियत में जाना चाहिए, आपको जमात को एम्बैरेस नहीं करना चाहिए। और ये याद रखिए तारिक साहब कि दोनों मेरे साथी बड़े, मुझसे बड़े हैं, दोनों बहुत सीनियर हैं, बहुत एहतराम है। चौधरी एतजाज साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन वो सारे लोग अपने केसेस अदालतों में लेके जाते हैं, अपनी प्रपोजिशंस डिस्कस करते हैं। कभी अदालतें उनके नुक्ता नज़र को मान लेती हैं, कभी नहीं मानती। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर वक्त दुरुस्त नहीं होते, उनकी इंटरप्रिटेशन हर वक्त दुरुस्त नहीं होती, कभी दुरुस्त होती है कभी नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है। हमने यहाँ पर ब्रेक लेनी और ब्रेक के बाद हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर, पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपनी पार्टी को आने वाले इंतखाबात में पूरे मुल्क में और पंजाब में बिलखुसूस कहाँ पर खड़ा देखते हैं। वेलकम बैक। कमर साहब, ये बताइएगा कि एक नया नारा या एक हमने सुन रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कराची तक तीर जो है वो चलने का नारा लेकर पीपल्स पार्टी इंतखाबात में उतरेगी। अगर हम 2018 के इंतखाबात को देखें तो पीपल्स पार्टी को 5 या 6 सीटें जो मिली हैं आम इंतखाबात में, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, कोई 22,19,664 वोट मिले पंजाब में। अब उस पोजीशन को सामने रखें, 2018 की पोजीशन को और 2023 की पोजीशन को सामने रख के आप क्या एनालाइज करते हैं कि 5 से 10, 15, 20, 50 कहाँ तक पहुँचने नजर आती है आपको, अगर आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ तो? नंबर तो खैर मुनासिब नहीं है तारिक, लेकिन एक बात याद रखिए, पिछले इंतखाब 2018 से पहले पीपल्स पार्टी को ही सबसे ज्यादा तोड़ा गया था और हमारे लोगों को पीटीआई में भेजा गया था। और उसके नतीजे में यकीनन ऐन वक्त में जब लोगों को तोड़ा गया, इलेक्टेबल्स निकले, तो उसका नुकसान हुआ। जीतते ना जीतते, लेकिन वोटों की तादाद बहुत बेहतर होती है और इलेक्शन जीते भी बेहतर होते हैं, लेकिन एक फिजा बना दी गई कि नो 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 नो, और उसके नतीजे में यकीनन हमारा नुकसान हुआ। अब लोगों ने भी समझ लिया है, उनको भी समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी आईनी तौर पे कहाँ खड़ी होती है, हकूक के हवाले से कहाँ खड़ी होती है। तनख्वाहदार तबका हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकारी मुलाजिम हो, हर एक औरत खवातीन हो, इस मुल्क के माइनॉरिटीज हो, सबके हकूक की ज़ामन कौन बनती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में अब लोगों को गुमान नहीं रहा, अब यकीन है। हर फर्द ये कहता है कि आसिफ जरदारी साहब ही मर्द मैदान है, वही मसाइल का हल निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह हम माजी से नहीं, उस वक्त तो ऐन वक्त पे अटैक हुआ था ना, अब काफ़ी हद तक ठहराव है और आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इंशाअल्लाह देखेंगे। केपी में, पंजाब में, सिंध में ऐसे लोग, आसफ साहब आए थे, कुछ दिन रहे लाहौर में, उसके बाद फिर एक दफ़ा वो सरगर्मियाँ मांद पड़ गई। राब्ता कर रहे हैं लोग, इलेक्टेबल्स आ रहे हैं आपके पास आने वाले दिनों में इस तरह की? ये यकीनन कुछ आए हैं, कुछ राब्ते में हैं और भी अब देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अगला जो इलेक्शन है वो आपने महंगाई की बात की, तनख्वाहों की बात की, वो तारिक साहब एक छोटी सी और भी गुजारिश कर, जी बिस्मिल्लाह। ये जो है ना सिर्फ इलेक्टेबल्स को लेके यही काफी नहीं है। पार्टी के अपने जो लॉयलिस्ट हैं, जो हमेशा से पार्टी के साथ है, असल बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो उनके ऊपर बैट करना चाहिए, जो लोग जोर लगाना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग नाराज हो गए थे वापस आते हैं, यानी असल लिटमस पेपर ये हो गया कि लोग आपके वापस आते हैं, यानी बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 1.25 साल पहले हुकूमत ली और जिन हालात में हुकूमत ली, जो वाक़यात हुए, बार बार तज़किरा हो चुका है, उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। इस 1.25 साल में आपने, आपकी पार्टी ने, आपके अलायंस ने क्या खोया है, क्या पाया है? बयानिया जो था आपका वो भी अब नहीं रहा, महंगाई का बोझ है, IMF का बोझ है, ये सारे बोझ अपने कंधों पे लेकर जब आप इलेक्शन लड़ेंगे एज पार्टी, किस रिस्पांस की तवक्को रखते हैं आप? क्या बयानिया होगा आपके पास? तारिक साहब, बयानिया ये होगा कि हमने अकेले खड़े पाकिस्तान को एक फाल खारजा पॉलिसी दे दी है। हमने दुनिया से कटे हुए पाकिस्तान को मुआशी तावन दे दिया है। हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का सामान पैदा कर दिया है। हमने पाकिस्तान के किसान को पाकिस्तान की फसलों में या खुराक के मामले में खुद कफील करने के लिए सामान पैदा कर दिया है। हमने पाकिस्तान की मईशत को सीधे रास्ते पे डाल लिया है और एक बड़ा फ्लड अगर ना आ जाता तो आज पाकिस्तान की ज़री मईशत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही होती। इसके बावजूद हमने उसको भी संभाला है और चीज़ों को आगे लेके भी बढ़े हैं। हाँ, जो मुश्किल वक्त में फैसले करना ज़रूरी थे वो किए। पाया तो यही है कि हमने पाकिस्तान को संभाला दे लिया है और खोया ये है कि लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ पड़ी है, उससे उनकी नाराज़गियाँ बढ़ी हैं
उम्मीद और अल्लाह के घर से यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के पास जाएंगे। जिस नेक नीति से हमने मुल्क को संभालने की कोशिश की है, उसी नेक नीति से उनके सामने जाएंगे। आपके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बहुत हद तक ये पता है कि ये फैसले मजबूरी के फैसले हैं, ये शौक के फैसले नहीं है, और ये फैसले मुल्क बचाने के लिए, सियासत बचाने के लिए नहीं। वरना सियासत के तकाजे तो ये थे कि आज हम कह रहे होते हैं कि जनाब हर चीज फ्री है, बिजली भी सस्ती, गैस भी सस्ती, तनख्वाहें भी आम, हर चीज। और लेकिन अगर आमदन ना होती तो वो पैसा चंद दिन के लिए सारा तो होता, अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होता। सो ख्वाब दिखाना जुर्म नहीं है, शराब दिखाना जुर्म है। सही, हम ख्वाब दिखाते हैं, कुछ शराब दिखाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की कि ख्वाब दिखाना आसान है और शराब तो जो है बिल्कुल ही वो धोखा होता है। हकीकत जो है लोगों को बतानी चाहिए। अच्छा सर, ये शराब तो मंदिर में खो देता है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पॉलिटिकल वर्कर हैं आप और न जाने कब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, फैमिली भी इलेक्शन लड़ती है, आप एनालाइज भी करते होंगे ना ज़ाहिर है आने वाले इलेक्शंस को। आपको मौजूदा सूरत हाल में जो जमातें मौजूद हैं, जिस तरह के हालात हैं, कोई लगता है कि जो भी जमात जीतेगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीतेगी, या कोई बड़ा थिन मार्जिन होगा, कोई हंग पार्लियामेंट जो रवायती होती है वो बनती नज़र आती है? नक्शा आपके जहन में क्या बन रहा है? तारिक साहब, ये किसी सियासी कारकुन से सवाल ना किया करें, इसलिए मैं तो अपनी जमात का कहूँगा मेरी जमात जीतेगी। मैं ये कह ही नहीं सकता कि मेरी जमात नहीं जीतेगी। किसी भी जमात के लिए ये कहना मुमकिन नहीं होता, इसलिए मेरी गुजारिश होगी ये सवाल इसको अवॉइड कर दीजिए। चलें, ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि पंजाब में इलेक्शन में जो बहुत बड़ा किरदार होगा उन लोगों का होगा जो कि आज़ाद जो है वो टिकटों पर आएंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़के आएंगे? अभी इसके बारे में कहना बहुत कबल अज़ वक्त है बड़ा, कि अगले इलेक्शन में कौन कौन किस किस प्लेटफॉर्म से आता है, जो नई जमातें बनी हैं उनका क्या सूरत हाल आती है। अभी ये कबल अज़ वक्त है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अच्छा, अगर हम सिर्फ पंजाब को देखें, पूरे मुल्क में बड़े सूबों में भी मौजूद है, पीटीआई भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं, नून भी मौजूद है, कुछ नए ग्रुप्स भी जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। आपका मुकाबला सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में किसके साथ होगा? बरह रास्त 1-on-1 अगर फ्रीके अव्वल आपके सामने जो पूछा जाए कौन होगा, पंजाब के अंदर नून या पीटीआई? पंजाब के अंदर यकीनन नून, और सिंध के अंदर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ लोग होंगे। कहीं पे सिंध अलायंस वाले होंगे, अर्बन सिंध में एमकेएम के साथ कुछ मुकाबला होगा, रूरल में और भी कुछ एक आध साइड से लोग होते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को और कंसोलिडेट किया वहाँ पे, और लोकल बॉडीज के रिजल्ट उसके शायद है। बलूचिस्तान में आज़ाद सूरत हाल होती है, वहाँ कोई बड़ा किसी जमात के साथ बड़ा मुकाबला नहीं होगा। साबका सूरत हाल नहीं, इस्तेमाजी वाला पीपल्स पार्टी की वहाँ बेहतर सूरत होगी। और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे अभी तक तो जो पीटीआई की सूरत हाल है वो भी है, लेकिन लगता है कि पीटीआई वहाँ से भी सेक्शन इसके बन जाने हैं। और वहाँ पे कुछ हिस्सों में मुस्लिम लीग के साथ मुकाबला होगा, कुछ में एएनपी के साथ होगा, कुछ में उनकी पोजीशन बेहतर है, कुछ में हम बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, आप चूँकि कैबिनेट के मेंबर हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये भी पता नहीं है। जो शर्तें थी सारी शर्तें पूरी हो गई, जितना बोझ लदना था लग गया, अब 2 या 3 बाकी हैं, 2 या 3 दिन बाकी हैं। IMF के साथ डील के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? हुकूमती हल्के यानी आप लोग बड़े पुरुम्मीद हैं कि जी कोई डील होने वाली है, लेकिन आज 27 तारीख हो गई है, क्या होगा इस पर? उम्मीद तो यही है तारिक साहब कि IMF के साथ डील हो जाएगी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त IMF और IMF के पीछे जो कुव्वतें होती हैं वो पाकिस्तान को टाइट कर रही है। कुछ चीज़ों में पाकिस्तान की शायद बेहतरी के सामान भी है कि हम अपनी टैक्सेशन को, अपनी रेवेन्यू को, अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, लेकिन कुछ चीज़ें हमें शायद कुछ रगड़ा देने के कुछ सियासी असबाब भी हैं जो हमारा थोड़ा बहुत नाक रगड़ना चाहते हैं। ये भी माजी के तजर्बात की रोशनी में शायद कुछ हमारे साथ जातियाँ भी की जा रही है, कुछ हिंदुस्तान का भी इसमें रोल है। बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़मान कारा साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बनाए अमूर कश्मीर व गिलगित-बल्तिस्तान, हमारे साथ रहे, अपनी पार्टी का अपना और सियासी सूरत हाल जो है उस पर बड़ा तफसीली नुक्ता नज़र पेश किया, तफसील से एनालाइज़ किया। यह था आज का शो स्पॉटलाइट। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।